विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं विजय तिलक, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए हैं और इसी के तहत भाजपा ने हर बूथ पर तैयारी को और तेज कर दिया है। खास तौर पर मिशन पूर्वांचल को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 27 नवंबर यानी कल पूर्वांचल में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करने के लिए जा रही है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की शुरुआत जौनपुर से होगी, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री 29,500 बूथ अध्यक्षों को संबोधित कर आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन के तहत विधानसभा 2022 का खाका तैयार होगा। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और यूपी के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो कल भारतीय जनता पार्टी का बूथ सम्मेलन होगा। 29,500 बूथ अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, जिन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें संबोधित करेंगे। तो बूथ अध्यक्षों को पहुंचाने के लिए 1000 वाहन भी लगाए गए हैं। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जीत का मंत्र देंगे बूथ अध्यक्षों को और 14 जिले और 2 महानगर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिशन पूर्वांचल की 33% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले भी हुई थी बूथ स्तर की बैठक और जौनपुर में अमित शाह ने बूथ स्तर की बैठक की थी और पूर्वांचल और आसपास की 115 सीट पर जीत मिली थी। बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। जी हां, इसी मंत्र के साथ अगर बात करें तो जौनपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है टीडी कॉलेज में। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव के 2017 में भी इस तरह के सम्मेलन आयोजित हुए थे और इस बार 29,500 बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन वहां पर होगा। और इस बार बूथों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को मजबूत करके जनता तक पहुंचाना है, कितनी और किस तरह से मजबूत स्थिति प्रदान की जाए, इस पर गहन चर्चा होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही अगर बात करें तो अन्य शीर्षस्थ नेता यूपी के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद होंगे और पूरे काशी क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र प्रदान करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वहीं अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। कल हरदोई में अखिलेश यादव और ओपी राजभर एक संयुक्त जनसभा करेंगे। हरदोई के संडीला विधानसभा क्षेत्र में अतरौली के झाबर मैदान में होने वाली जनसभा में अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, जबकि जनसभा की कमान ओम प्रकाश राजभर संभालेंगे। कल होने वाली रैली को ऐतिहासिक होने का दावा करते हुए सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने कहा कि इस रैली के बाद हरदोई की सभी 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत तय हो जाएगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी। एक ऐतिहासिक रैली जो है ये बुंदेलखंड इलाके में कांग्रेस की होगी। जिस प्रकार से बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में प्रियंका जी की एक विशाल रैली हुई थी, प्रतिज्ञा रैली, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में रैली हुई थी। उसके बाद ये तीसरी बड़ी रैली जो है जो महोबा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है और लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग, आसपास के सारे हमारे लोग यहाँ पे आएंगे। वहीं कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुंदेलखंड के महोबा में एक जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका की जनसभा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और कांग्रेस की कोशिश है कि कल की जनसभा में भारी भीड़ जुटाकर कांग्रेस विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवा पाए, जिसके लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने अल्पसंख्यक समुदाय को जुटाने की कोशिश तेज कर दी है। कल महोबा के छत्रसाल स्टेडियम मैदान में होने वाली कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश तिवारी का दावा है कि इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से ज्यादा भीड़ आएगी। वहीं मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सपा रालोद गठबंधन पर तंज कसा। कहा यह कोई नई बात नहीं, इससे पहले 2014, 2017 और 2019 में गठबंधन किया गया, लेकिन जनता कानून का राज चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि जिन्ना की बात वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रहकर काम नहीं किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी।
अपने प्रदेश के सह संगठन महामंत्री। देखो, ये कोई नई बात नहीं है। 2019 हो, 2017 हो या 2014 हो, 2019 में तो इससे बड़ा गठबंधन था। लेकिन प्रदेश की जनता आज कानून की राज चाहता है। इनको अपने पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन में रह के काम नहीं किया, उनको जिन्ना जी के बारे में याद आ रहे, उनको मुबारक। हम तो गरीब कल्याण के काम पे, सर्व समाज की विकास पे, कानून की राज पे चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां तुलसीपुर के शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 21वीं पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। दरअसल बीते एक हफ्ते से शक्तिपीठ देवी पाटन में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा है और कथा का समापन और श्रद्धांजलि सभा का आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। आदरणीय दर्शन मिश्रा जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बलराम। पिछड़ी जातियों के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग जातियों की छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने के बाद अब अखिलेश यादव 2022 से पहले दलित वोटरों को भी अपने पाले में लाने की रणनीति के तहत दलित नेताओं को भी अपने साथ जोड़ने में जुट गए हैं। आज लखनऊ में पूर्व सांसद और कांचीराम बहुजन मूल्य समाज पार्टी के अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले ने एक रैली आयोजित की, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए और रैली को संबोधित किया। संविधान बचाओ विराट महापंचायत नाम की इस रैली में सावित्रीबाई फुले के साथ मंच पर अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन में शामिल कई और दलों के नेता भी नजर आए, जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर भी मौजूद थे। जिसके बाद सावित्रीबाई फुले ने अखिलेश के साथ सपा के साथ जाने का इशारा कर दिया। हालांकि अभी भी दोनों दलों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी की सांसद रही, वहां पर आप नाराज हुई, पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस चली गई, उसे छोड़ दिया, अपनी पार्टी आपने बनाई है कांचीराम बहुजन मूल निवास पार्टी। तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा चुनाव में? निश्चित रूप से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विकल्प के रूप में हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी को चुना है। माननीय अखिलेश यादव जी संविधान की बात करते हैं, बहुजन के आज़ादी की बात करते हैं, निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने के लिए निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगी, संविधान को बचाने के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ती रहूंगी। स्वर्ण कौर जी को बुलाने का क्या मकसद है? आज संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी, आज पूरा भारत का बहुजन आज एकजुट हो रहा है। संविधान हमारा खतरे में है, बहुजन हमारी आज़ादी खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए आज वो हमारे साथ में खड़े हैं, इस आंदोलन में साथ खड़े हैं और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक संविधान संपूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। तो 2022 में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक अपने अपने क्षेत्र और जातियों में प्रभाव रखने वाले छोटे बड़े दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में है और अपनी इसी कवायद को जमीनी शक्ल देते हुए अखिलेश यादव ने अब अपनी टीम 11 लगभग तैयार कर ली है, जिनमें कई दलों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया तो कुछ दलों से गठबंधन बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जबकि कुछ दलों का समाजवादी पार्टी में विलय भी हो चुका है। इनमें राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन का ऐलान भर बाकी है, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी से गठबंधन हो चुका है और केशव देव मौर्य के महान दल से गठबंधन हो चुका है। जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से गठबंधन हो चुका है। सावित्रीबाई फुले की पार्टी से भी गठबंधन का ऐलान होने वाला है, जबकि भारतीय किसान सेना और लेबर एस पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है। लखनऊ में सावित्रीबाई फुले की रैली को संबोधित करने के बाद एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने गठबंधन और अपनी तैयारियों पर क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। कहा कि 2022 का चुनाव बदलाव का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी हर वक्त दुखी हैं और लोकतंत्र में जब जनता दुखी होती है तो इनका सफाया होगा। नहीं, संविधान बचाओ में प्रकाश अम्बेडकर आए, तमाम सारे लोग आए, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं 15 साल आपसे उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक मैसेज देश की पॉलिटिक्स। हमारी जिम्मेदारी है समाजवादियों की
समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटे। सर, अगर ये लगातार जो भीड़, आपने कल भी रैली की, आज रैली की, कल भी रैली है, लगातार रैली कर रहे, भीड़ जुट रही। चुनाव तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाए लगातार इसी तरह कार्यक्रम चलेंगे। यह साफ तौर पर कहा कि जब तक बीजेपी सत्ता से नहीं हट जाती, इसी तरीके से जो रैलियां हैं, प्रदर्शन है, जो जनसभाएं हो रही हैं, वो लगातार जारी रहेंगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस ने महाअभियान की शुरुआत कर दी है और यूपी कांग्रेस कमेटी ने 15 दिन तक चलने वाले सदस्यता महाअभियान को शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब कांग्रेस कार्यकर्ता 15 दिन में 1 करोड़ नए सदस्य बनाने में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस के यूपी चुनाव के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने इस महाअभियान की शुरुआत की और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को 10 दिसंबर प्लान देकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बाजी पलटने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर शुरू किए गए इस अभियान के कार्यक्रम में भूपेश बघेल के साथ मंच पर आराधना मिश्रा, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी मौजूद रहे। महज 15 दिन के भीतर उनकी पार्टी एक परिवार नए सदस्य 4 के नारे के साथ 1 करोड़ नए सदस्य बनाएगी। पार्टी के मुताबिक इस अभियान के तहत हर विधानसभा में नगर पंचायतों या वार्डों के आधार पर 5 सदस्यीय टीमों का गठन होगा। हर टीम का एक प्रभारी होगा और प्रदेश में लगभग 23,000 सदस्यता प्रभारी बनाए जाएंगे। तो प्रत्येक सदस्य को रोज 25 नए सदस्य बनाने का जिम्मा दिया गया है। भूपेश बघेल जी ने आज कांग्रेस के सदस्यता अभियान को शुरू किया है। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो आज इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। सर, आज जो अभियान शुरू हुआ है, जो 1 करोड़ सदस्यों की बात है, नए सदस्य या पुराने लेकर? पुराने तो बनेंगे ही, नए सदस्य भी बनाना है हमको। सर, वरिष्ठ पर्यवेक्षक होने के नाते एक जिम्मेदारी और है पुराने लोगों को संभालना। लगता है कि वो भी एक चुनौती होगी आपके लिए? जी, पुराने लोगों को संभालना भी एक चुनौती है इस समय प्रदेश में। कांग्रेस लोग ही कांग्रेस को संभाले हुए हैं, नए लोगों को जोड़ना है हमको। हमारे वरिष्ठ लोग का आशीर्वाद हमको पूरा है, उनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और नए लोगों को हम जोड़ेंगे। वहीं प्रयागराज के गोहरी गांव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात और ढांढस बंधाया। इस दौरान प्रियंका ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए और ऐसी ही कई घटनाओं का जिक्र किया और पूछा इस दलित परिवार को न्याय कब तक मिलेगा। साथ ही अजय लल्लू ने कहा कि यूपी में दलितों के साथ घटनाएं आम हो चुकी हैं, ये सरकार दलित विरोधी है। आपको बता दें कि कल एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी और यूपी सरकार ने भी 16 लाख की मदद का ऐलान कर दिया। तो आपको बता दें पीड़ित परिवार से आज प्रियंका गांधी वाड्रा की मुलाकात हुई। प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार का दर्द जाना और उन्हें ढांढस बंधवाया। इसके साथ ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार दलित विरोधी है। तो प्रदेश सरकार ने इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार को 16 लाख की मदद का ऐलान किया है। तो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं, कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का। तो भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान दुष्यंत गौतम ने आपकी फ्री तीर्थ यात्रा की घोषणा पर तंज कसा। तो मुफ्त तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी ने जिसका ऐलान किया उस पर दुष्यंत गौतम ने सवाल खड़े किए। ये सारे झूठ है। दिल्ली में तीर्थ यात्रा चालू की थी, सब तीर्थ यात्रियों को, बुड्ढों को, बेचारों को, बुजुर्गों को बीच सड़क पर छोड़ के चले आ गई। बस छोड़ के आई, लेके गई थी, छोड़ के वहाँ पर छोड़ कर आ गई। ये सब झूठ बोलने वाला पुलिंदा है इनका, झूठ बोल कर लूटना चाहते हैं। और मेरे ख्याल ये देवभूमि है, देवभूमि के लोग लुटाव में इनकी नहीं है। आम आदमी का हरिद्वार से कोई मतलब नहीं है। ये वही आम पार्टी है जो कि कोरोना के पीरियड के अंदर इसी हरिद्वार को बदनाम कर रही थी कि कोरोना यहाँ से फैला। हम कहते हैं चाइना से फैला है, ये कहती है हरिद्वार से कुंभ से फैला। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के मीडिया से मुखातिब होने के दौरान ही एक और तस्वीर आज सामने आई। सीएम धामी कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले एक शख्स भीड़ से निकलकर आता है और अपने मोबाइल से सीएम के साथ सेल्फी ले लेता है। यह तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया। खुद सीएम धामी भी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिरकार यह शख्स था कौन।